नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज। आवाज़ न्यूज के लोक चर्चा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लोक चर्चा प्रोग्राम संजय भारतीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करंट के राजनीतिक और एक समाजवादी बहुत बड़े नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पे भी चर्चा करेंगे। सो समाज में किस तरीके से उनको एक्सेप्ट किया जाता है, किस तरीके से जेपी आंदोलन से निकल के एक उभरा हुआ नेता और इतने प्रभाव छोड़ा, उन सभी पर चर्चा करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ न्यूज के लोक चर्चा प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया आप अपनी बात रखने के लिए। अच्छा संजय जी, अभी हाल ही में जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता थे मुलायम सिंह यादव जी, उनका निधन हुआ है और सभी छोटे बड़े जितने भी राजनेता थे उनके निधन पे शोक अपना व्यक्त किए, अपना भाव व्यक्त किए। इस पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो ऐसी कोई जब व्यक्ति इस धरातल से जाते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में, हमारे संस्कार में श्रद्धावत उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अगर मेरी जानकारी सही है तो वो जेपी मूवमेंट से पहले के राजनीतिक व्यक्ति थे। 1967 में वो पहली बार जसवंत नगर विधानसभा से चुनाव जीते थे और वो जेपी के बजाय वो लोहिया के बड़े करीब थे और लोहिया से प्रभावित प्रेरित थे और चौधरी चरण सिंह के साथ उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की, राजनीतिक यात्रा शुरू की, उनके साथ रह करके, उनके साथ जुड़ करके। और समाजवाद की जो एक धारा थी, जो अपनाने की बात तो होती है लेकिन कभी वह मुकम्मल रूप में आए नहीं। जैसे कि लोहिया कहते थे कि राजनेताओं को ब्याह नहीं करनी चाहिए, उनका अपना घर नहीं होना चाहिए, जाति विहीन राजनीति करनी चाहिए, अपनी संपदा सुचिता को ध्यान में रखकर राजनीति करनी चाहिए। तो मुलायम सिंह जी इसमें आपको कहाँ सही से ठहरते दिखते हैं, उसके हिसाब से आप। जेपी के विरासत और समाजवाद अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं, इस पे कुछ अपना भाव व्यक्त कीजिए, चर्चा कीजिए। जेपी की विरासत तो कई मोड़ से गुजर के आगे बढ़ती है। जेपी मार्क्सवाद भी हैं, जेपी गांधी को भी फॉलो करते हैं, जेपी राजनीतिक दल विहीन राजनीति की बात करते हैं, जेपी भूदान आंदोलन से भी जुड़ते हैं, जेपी 1974 में भी दिखते हैं, जेपी 1977 में भी दिखते हैं। तो जेपी की लेगेसी तो एक विराट रूप में है। उनकी विरासत को कोई एक पक्ष को लेकर चले तो एक बात बने, उनकी पूरी विरासत को लेकर चलने की क्षमता तो केवल जेपी में ही थी, जो वो लेकर चले भी और चले भी गए। उनका जो सामाजिक दायरा था, समाज में कहते थे कि जाति जोरो जनऊ तोरो, जो उनकी एक ये समाजवादी पृष्ठभूमि की जो बात थी, वो सर्व समाज के लिए जरूरी था, समरस समाज के लिए जरूरी था, आज भी है। जेपी ऐसा है, माना जाता है कि एक बार उन्होंने अंग्रेजी में किसी अखबार में इंटरव्यू दिए थे, बोले कि मार्क्सवाद के करीब जितने बुक हो सकते हैं वो मैंने सारे पढ़ ली। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी विद्वता कितनी ऊंची लेवल की होगी। तो उस व्यक्ति के बारे में कहना कि उनकी विरासत को कौन संभाले, सब ने टुकड़ों टुकड़ों में संभालने का प्रयास किया, लेकिन जिस चीज़ को विरोध उन्होंने किया, उनके चेलों ने उसी को अपना करके अपनी जीविका चला रहे हैं, राजनीतिक यात्रा चला रहे हैं। संपूर्ण क्रांति की बात करते थे, उस संपूर्ण क्रांति में सब जो तत्व थे उसमें से एक तत्व पे भी कोई ठीक से खड़ा उतरते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाद बाकी परिस्थितियाँ तय करती है, समय निर्धारित करता है और व्यक्ति का चरित्र और आचरण उसको आगे प्रभावित प्रेरित करता है। उसमें से जिसको जो लेना था अपने हिस्से का लेकर के अपने को साबित करने लग गए कि हम जेपी के चेले हैं और हम जेपी की चेलियाँ हैं। जैसे जेपी आंदोलन से निकले थे तो उस समय बीजेपी के बड़े नेता द्वारा बोला जाता है जो जेपी आंदोलन था उस समाज के लिए था, सत्ता के लिए नहीं। लेकिन अब इनके जो वर्तमान में जेपी आंदोलन से निकले हैं उस सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया? राजनीति स्वतः होती ही है सत्ता के लिए, सबसे पहले तो आप इस बात को स्पष्ट कर लें। नहीं तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं, ऐसा एक दो नहीं, मोदी जी स्वयं बोले हैं। सो जेपी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो
तो समाज के लिए हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में जो भी उससे निकले हैं उससे रोटी सेक रहे हैं राजनीति का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आदरणीय मोदी जी का जो विचार है वो तो एक सर्व समाज के लिए है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए है, देश निर्माण के लिए है। उनका विचार एक पीढ़ी आगे के लिए है। लेकिन जो जेपी के नाम पर जो राजनीति करते हैं या जो राजनीतिक दल स्थापित हैं, जो उनकी वंशवाद से दूर हैं, निजी हित अहित से कहीं कोई बहुत ऊंचे उठ करके काम करते हैं, हम और हमारे गुट के अलावे उनका कोई और विचारधारा है। जेपी ऐसे नहीं थे। जेपी को तो एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। नेहरू जी अपना स्वाभाविक उत्तराधिकारी जेपी को मानते थे, लेकिन क्या उन्होंने इस बात के लिए तैयार हुए कभी? लेकिन आज एक ही परिवार में जिस मुलायम जी का आपने नाम लिया, उस परिवार को आप जानते हैं उनके घर से कितने लोग राजनीति में आ गए। राजनीति पहले समाज सेवा का नाम है। समाज सेवा से उपकृत होकर के लोग राजनीति करेंगे, फिर राजनीति से समाज सेवा करेंगे। अच्छा, अगर बात किया जाए से परिवारवाद, उसी को नाम दिया जाता है। से अगर एक परिवार से सभी लोग राजनीति में आए तो परिवारवाद बोला जाए, लेकिन ये सभी पार्टियों में है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए परिवारवाद तो सभी पार्टियों में, बीजेपी में राजनाथ सिंह को देख लिया जाए तो उनके भी बेटा राजनीतिक में हैं। आप केवल राजनाथ जी का नाम लेकर के या किसी और नेता का नाम, उसमें शामिल है। भाई एक मिनट, दाम शामिल होने का मतलब उनको जबरदस्ती तो थोपा नहीं गया है, लेकिन और जो नेता लोग हैं वो जबरदस्ती थोपे गए हैं। 2012 में अखिलेश जी का जो बस का यात्रा था, अखिलेश जी के नाम पे वोटिंग थोड़ी हुई थी, वो मंत्री बन गए। इसीलिए उनको कहा जाता है कि 4.5 मुख्यमंत्री थे ये। तेजस्वी जी क्या स्वाभाविक बिहार की जनता का नेता है? माइनस लालू जी, तेजस्वी जी हर घर में, हर गांव में, हर चौराहे पे हमको मिल जाएंगे। 8वें पास तो कम से कम मिल ही जाएंगे। उसको परिवारवाद कहेंगे ना। राजनाथ सिंह जी का एक नाम लेकर के कह देना कि सब पार्टियों में है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को सरलीकरण करने का एक माध्यम है। आईएएस के एग्जाम में फेल हो गया और कोई लगातार आपको ग्रुप डी का एग्जाम में फेल हो रहा है, तो यह कह देना ग्रुप डी वालों को कि आप आईएएस के एग्जाम में भी फेल तो आप ही हो गए थे। तो लेवल है ना। अभी एक आम आदमी पार्टी के मंत्री भी कहीं विजिट किए हैं और चर्चा में बने हैं, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का मंत्री अभी दिल्ली में एक घटना में वो शामिल रहे। वह एक तरह से वो समाज कल्याण मंत्री के रूप में पद को सुघोषित कर रहे थे, लेकिन मैं उनको कहूँगा समाज विश्वासघात मंत्री। उनको तो समाज बहिष्कार मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। भाई ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रह करके सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, समाज की एकता की बात करेंगे कि समाज में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके देवी देवताओं पर कीचड़ उछालेंगे। ऐसा कौन सा मंत्री होगा जो संविधान की शपथ लेगा तो संविधान में क्या कर्तव्य मूल्य शामिल नहीं है? वो कर्तव्य मूल्य कहाँ चला गया? हम देश की संस्कृति को और एकता को बनाए रखेंगे, ये क्या शब्द है? एकता और अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। यही एकता और अखंडता और सुरक्षा है कि हम तुम्हारे ऐसे नहीं करेंगे, हम उसको नहीं करेंगे। क्या बुद्ध बोल के गए थे कि यह नहीं बोलना है? अंबेडकर जी अगर बोल दिए तो क्या अंबेडकर जी अपने विचारों को लेकर के कई बार नहीं अपने को दुरुस्त किए? आदमी में भाई स्वाभाविक परिवर्तन होता रहता है, ऐसी कौन सी बात है? और जिस अंबेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया, उल्लेख किया, आज 75 साल के बावजूद आपको लग रहा है कि वो संविधान पर लागू नहीं हो पा रहा, तो संविधान बदल दीजिए, फिर कोई और चीज को तय करिए। अभी बिहार में भी उपचुनाव चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे चर्चित लोग हैं, जैसे बाहुबली नेता माने जाते हैं आनंद सिंह, उनकी पत्नी भी नामांकन अपना की है और वो गठबंधन का उम्मीदवार भी है। और साथ में अगर गोपालगंज की सीट की बात करें तो वहाँ पे मामा भांजा का चर्चा में बना हुआ है। मोकामा का जो सीट है वो गंगा के दियारा में है और एक समय में रेल का केंद्र हुआ करता था। रेल के कई सारे उपक्रम वहाँ हुआ करते थे, जिस कारण से वो फेमस था। और वहाँ एक तरह से अपराध का भी बहुत योगदान था, जैसे कई लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। तो अब तो बच गए वही। तो उन लोगों के बीच में कुछ लोग निर्दलीय लोग लड़ करके, कुछ लोग वोट लूट करके, तो कुछ लोग कैसे कैसे करके जीतते थे। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच हो रहा है। अब महिलाओं की वहाँ निर्णायक स्थिति आ गई तो वो तय करेंगे कि किस दिशा में हमको जाना है।
दूसरा गोपालगंज का जो सीट है उस सीट पर मामा और भांजा की बात तो अलग है, वहाँ बीजेपी फाइट में है। वहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा मामा भांजा का खेल खराब कर रहे हैं। मामा भांजा का खेल खराब कर रहे हैं कि भांजा मामा का खेल खराब कर रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी। मीडिया के बीच में तो चीज़ें आ जाती है ऐसी चटपटा करके बोल देने के लिए ताकि वो चर्चा का विषय बना रहे। नहीं तो साधु यादव जी का अपना साधु यादव जी खुद बयान दे रहे हैं से यहाँ पे तो राजनीतिक में सब जायज है, मामा भांजा बाद में, राजनीतिक में सब जायज है। तो आप मुझे बता दीजिए किस चीज़ में लोग कह रहे हैं कि हमारा जायज नहीं है। एक शब्द चलता है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हर मोर्चे पर नहीं दिखता है। आदमी अपने कार्य को सही रूप से नहीं क्रियान्वित कर रहा है, वो भी भ्रष्टाचार है। आदमी अपने नैतिक कार्यों से विमुख हो रहा है, वो भी भ्रष्टाचार है। आदमी अपने मोरल ड्यूटी से उसको पूरा करने में असमर्थ है तो वह भ्रष्टाचार है। मामा और भांजा की बात कहना और सब जायज है, ये तो बोलने के लिए कुछ भी है भाई। तो हम ऐसे लोगों पर क्या टिप्पणी करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि जनता से बेहतर टिप्पणी क्या होगी। जनता ही इसका फैसला करेगा सर कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है। जनता जनार्दन कहा जाता है, तो खेल उनको जो बेहतर लगता है वो अपना डिसीजन देती हैं। लोकतंत्र इसीलिए स्वीकार किया गया है कि बहुमत जिधर होगा हमारी बात उधर रखनी पड़ेगी। देखिए अभी हाल ही में बिहार में एनडीए से यूपीए हो गया है, तो इसका क्या प्रभाव उपचुनाव पे पड़ेगा? बीजेपी के लिए कितना बड़ा चुनौतियाँ रहेगा? बीजेपी एनडीए से यूपीए होना या यूपीए से एनडीए होना केवल नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। उनको एक बार पार्टी का बैठक बुला करके राय ले लेना चाहिए कि उनका ये स्टैंड व्यक्तिगत है कि पार्टी का है। 1996 से वो मंत्री पद पे हैं। उनको मालूम है कि बिना गाड़ी घोड़ा का कैसे जीवन चल रहा है। मंत्री सुख भोग रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। कोई आप पत्रकार है, क्या बता सकते हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट किया है किसी बिजनेस के क्षेत्र में? रोजगार का क्या माध्यम है? सारे लोग यहाँ दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, पानीपत, मुंबई में जाके काम करते हैं और कह रहे हैं कि वहाँ जाकर के हमारे लोग समाज के योगदान में, निर्माण में काम कर रहे हैं। मजदूर मजदूरी में निर्माण का काम करता है, मौका मिले तो क्या वह काम करेगा? जैसे एनडीए से यूपीए हुआ है अभी, तो हाल ही में तेजस्वी यादव बहुत सारे इन्वेस्टर को इनवाइट करके और खाने पे बुलाए हैं से हाँ बिहार में आइए और इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे कंपनियां जैसे 100 इन्वेस्टर का समथिंग न्यूज में आया हुआ है, सो 100 इन्वेस्टर को उन्होंने इनवाइट किया था। तो क्या लगता है ऐसे अभी वो इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्ट करेंगे बिहार में? क्या बिहार में उधर बैठाएंगे? तेजस्वी जी की योग्यता तो केवल इतनी है कि वो लालू जी के बेटे हैं। उनकी योग्यता, शिक्षा भी उनकी योग्यता बराबर करती है। क्या वो किसी कार्य को करके कोई अनुभव लेकर के आए हैं जो उनकी योग्यता को निर्धारित होगी? सरकारी मशीनरी के हिसाब से कर लेना, लोगों को बुला लेना, एक टफरी बजा देना, हो गया इनका कार्यक्रम। अंतिम काल में बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी ज्ञान आया था, जो नंदीग्राम और सिंगूर की उन्होंने प्रोजेक्ट लेकर के बाद में उनको कई सारे कार्यक्रम में उनको वापस करना पड़ा। बिना बिजनेसमैन का, बिना बिजनेस इन्वेस्टमेंट का आप रोजगार कैसे क्रिएट करेंगे भाई? भूखे भजन न होई गोपाला, लेला अपन कंठी माला। बार बार जो ये कहेंगे कि हम जात पात की राजनीति करते हैं, हम समाजवाद की राजनीति करते हैं, कब तक? समाजवाद तो वो टोपी हो गया कि हर कोई अपने सर पे लगा लिया और घूम फिर रहा। हमारे समाजवाद यही है। किसी ने लोहिया को ठीक से पढ़ा भी है, हमारी पीढ़ी का नेता, उनको बोलेगा एक बार पढ़ के आएंगे और पढ़ लोहिया क्या कहते हैं, फिर देखेंगे अपने आप को खड़ा होकर के। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ के जनता के लिए आपका क्या एक संदेश रहेगा? अगर 2 लाइन उनके बाद। अपने क्षेत्र हित में, अपने राज्य हित में, अपने बच्चों के हित में वोट उनको जरूर करना चाहिए। और उसके हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट लगता है तो वो एनडीए के अलावे कौन कैंडिडेट हो सकता है? क्षेत्र में अगर इतना ही विकास होता तो भारत में जो रणनीतियाँ आती गई 90 में आके फ्लॉप हो गया। देश ही सोना गिरवी रखना पड़ा। वो कौन सा आर्थिक पॉलिसी चल रहा था? और 90 के बाद जो आते आते हम चले गए हैं, बिहार का 1/3 पॉपुलेशन या तो गरीबी रेखा में है या तो 1/3 पॉपुलेशन दूसरे जगह माइग्रेटेड है। उत्तर बिहार बाढ़ के अभिशाप से अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है। दक्षिण बिहार सुखाड़ के यात्रा में करते रहता है।
ये उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है मतलब आपकी वहाँ पे सीटें जीत जाएगी? नहीं, एक तो सबसे पहले 2 विधानसभा के चुनाव से कोई पार्टी सरकार बन और बिगड़ नहीं रही है, ये तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन आपको इससे रुझान मिलेगा एनडीए की तरफ, जो लोगों का जो वोट को लेकर के या मत को लेकर के जो एक स्वाभाविक रुझान है वो आपको स्पष्ट दिखेगा। और नीतीश जी अपने राजनीतिक यात्रा के अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। आपको 24 के बाद वो नेपथ्य में जोते हुए आपको जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी भूमिका क्या रहेगी। 24 में तो उन्होंने प्रधानमंत्री की मतलब तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष को जोड़ रहे हैं, हर एक राज्य में जा रहे हैं और विपक्ष की पार्टी मतलब अपना चेहरा के तौर पे पीएम उम्मीदवार को दिखा रहे हैं। उनका कायदे से 2 एमपी का पार्टी है, 14 में लड़ करके देख लेना नीतीश जी। और 2 एमपी का पार्टी यह कहे कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। नीतीश जी बस चर्चा में रहने के लिए कर रहे हैं। उनको राज्य के हित होता तो उनको नवीन बाबू से सीखना चाहिए। हमारे पार्टी के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का राज्य में काम कर रहे हैं, उनको उनसे सीखना चाहिए। योगी जी से काम करने का मॉडल उनको सीखना चाहिए। वो केवल राज घूम रहे हैं, अपना काम हो नहीं रहा है, झूठ मूठ का दूसरों के घर में जा करके हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई। मेघालय में जेपी इतना दिन रहे तो आप जा करके रहिए मेघालय में, डॉक्टर मना किया है क्या उनको? नीतीश जी की अगर एमपी की बात करें तो उनका सीट कौन से निर्धारित किया जाएगा? वो 2004 में जब चुनाव लड़े थे तो हारे थे ना एक सीट से, 2 सीट पर लड़े थे वो। उसके बाद से वो आज तक कोई चुनाव लड़े हैं? लड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। झूठ का माहौल बनाने से बहुत देर तक काम नहीं चलता है। इस देश में कई सारे लोग जमीन खिसक गई है। चरणजीत सिंह चन्नी दो जगह से लड़े थे ना विधानसभा चुनाव पंजाब में, दोनों जगह से हार गए। मालूम होना चाहिए आपको। मालूम है, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार नहीं बना। बीजेपी की सरकार बनना और नहीं बनना अपनी जगह पे है, लेकिन मुख्यमंत्री हारना बड़ी बात होती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल पहले से ही इंडिया टुडे में इंटरव्यू में उन्होंने लिखित दिया था चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी अपने कई बातों से माफ़ी भी मांगते हैं। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए। तो उस पर आपकी कोई टिप्पणी है? वो टिप्पणी तो देना आपका बात नहीं। बोल दिए, अपनी बात बोल दिए, राजनीतिक आदमी है, वो क्या कहेंगे कि मैं हार रहा हूँ। एक नेता क्या कहेगा वो कि मैं हार रहा हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं मतलब दिखाता है ऐसे एक पार्टी का समीकरण, अगर वो सही उनका कहा हुआ सही हो रहा है तो उनका समीकरण किया हुआ सही है। उनका समीकरण हिमाचल में क्या हो गया, उनका समीकरण उत्तराखंड में क्या रहा, उनका समीकरण बगल में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ क्या रहा। अभी गुजरात में जा रहे हैं, ऑटो वाले के घर पे खाना खा रहे हैं, ऑटो वालों के साथ घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में भी हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? भारत में लोकतंत्र है, कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अपनी भूमिका कहीं भी निभा सकती है, स्वतंत्र है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जगह गुजरात में नहीं है, क्योंकि उनके जो छवि है एक देश में सांस्कृतिक विरोध का, सांस्कृतिक विखंडन का, राष्ट्र के एकता में बाधा डालने का, वो उनके मंत्री जी तो दिल्ली में स्वतः कर दिए हैं। जो चर्चा का विषय बना हुआ है, राजेंद्र पाल गौतम जी क्या कर रहे हैं? राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री पद पर रह करके और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, समाज विश्वासघात कर रहे हैं। ऐसे मंत्री को तो समाज बहिष्कार कर देना चाहिए। उनको निलंबित किया गया है। निलंबित एकमात्र काम हो सकता है क्या? निलंबित कहाँ किया गया है? उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया है केवल, और वो शान से कह रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जी ऐसे हैं, हमारे केजरीवाल ऐसे हैं, हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं। उसके लिए सब केवल लफाजी है और कुछ नहीं है। संजय जी, हमारे साथ लोक चर्चा प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के बीच आए, अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे आवाज़ टीम को दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी बात को जनता तक पहुंचाएं। मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।